अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मीना ने देखा कि रुद्र चुप है तो उसे लगा कि वह मदद नहीं करना चाहता, इसलिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा। रुद्र थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर गंभीर भाव से मीना से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कोई स्टेटस नहीं दे सकता। आखिरकार मेरी मंगेतर और मेरे बीच अच्छे रिश्ते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे उसे निराश होना पड़े। मीना की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, फिर वो हल्की सी मुस्कुराई और रुद्र से कहा, मैं सिर्फ तुमसे ये झूठ बुलवाना चाहती हूं। मैं सच में तुम्हारी लवर नहीं बनना चाहती। तब तो ठीक है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि मीना ने बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बात की, फिर भी रुद्र उसकी आंखों में उदासी की एक झलक देख सकता था। आखिरकार मीना को त्यागी फैमिली ने एक खिलौने के तौर पर रुद्र को दे दिया था। वह रुद्र की लवर बनने को भी तैयार थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। मीना को यह बात पचा पाना मुश्किल लगा। उसे लगा जैसे उसके गर्व को कुचला गया हो। हालांकि वो और कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र का उसकी मदद करना ही बहुत बड़ी बात थी। मीना ने अचानक रुद्र से पूछा, रुद्र, अगर हम दोनों के बीच उस समय कोई गलतफहमी ना हुई होती तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों साथ रह पाते? मीना की बात सुनकर रुद्र एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर वह मुस्कुराया और कहा, तुम निस्संदेह एक शानदार इंसान हो और तुम बहुत खूबसूरत हो। कोई भी आदमी तुम्हें देखकर ललचाएगा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। ये इसलिए नहीं है कि तुम इनफ गुड नहीं हो, बल्कि इसलिए कि मेरे दिल में कोई और औरत है, इसलिए हम दोनों का साथ होना असंभव है। मीना ने जल्दी से पूछा, क्या होगा अगर वो औरत एग्जिस्ट ही न हो? रुद्र ने मीना की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। तब मैं नहीं जानता। मीना ने अपनी भावनाओं को दरकिनार किया और रुद्र की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो तोरणपुर में घूम कर देखते हैं। रुद्र ने बस हॉल की ओर देखा और पाया कि कोई भी उसकी गोलियों में दिलचस्पी लेता हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है तो चलो बाहर चलकर टहलते हैं। मीना ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है। फिर रुद्र को हॉल से बाहर ले गई। मीना और रुद्र के हॉल से बाहर निकलने के बाद श्वेत और अरुणेश कोने से बाहर निकले। श्वेत ने गुस्से से अरुणेश से पूछा, ग्रैंडपा अरुणेश, आपने मीना को रुद्र को क्यों दे दिया? श्वेत के मन में मीना के लिए एक स्पेशल फीलिंग थी। अरुणेश की आंखों में लाचारी की एक झलक आई और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, रुद्र इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली है और वो अपने साथ इतनी प्रेशियस पिल्स भी लाया है। यह दिखाता है कि इस रुद्र का बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। मैंने कल किसी को जांच करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे लगता है कि वह कोई आम आदमी नहीं है। फैमिली हेड के आने से पहले हम रुद्र को नाराज नहीं कर सकते। श्वेत ने दांत पीसे और चिल्लाया, लेकिन उसे मीना देने की क्या जरूरत थी? अरुणेश ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम मीना उसे नहीं देते तो हम त्यागी फैमिली की सिंसेरिटी कैसे दिखा सकते हैं? ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया है। अगर तुमने जो किया है वह लीक हो गया तो हमारा परिवार बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। तुम रविंद्र और बाकी लोगों की लाशों को ठीक से ठिकाने लगाओ। श्वेत ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज का ध्यान रखना था मैंने उसका पहले ही ध्यान रख लिया है, किसी को पता नहीं चलेगा। अरुणेश ने बात जारी रखी, ये अच्छा है, अब हमें रुद्र के साथ अच्छे से पेश आना है। फिर फैमिली हेड के लौटने पर हम उससे कैसे निपटना है इस पर चर्चा करेंगे। श्वेत ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं। अरुणेश थोड़ी देर हिचकिचाए और फिर मुड़कर चले गए। इस बीच श्वेत वहीं खड़ा रहा, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। आखिरकार उसने हमेशा मीना को अपनी औरत माना था, अन्यथा उसने मीना को तोरणपुर के उन यंग मास्टर से शादी करने से नहीं रोका होता। श्वेत को लगा कि अभी समय सही नहीं आया है। जैसे ही वह फैमिली हेड का पद विरासत में लेगा, वह मीना को पालेगा। उस समय कोई भी उसे वो हासिल करने से नहीं रोकेगा जो वह चाहता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अरुणेश मीना को रुद्र को दे देंगे। इसने श्वेत की सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। हालांकि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार
वो अरुणेश की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दूसरी ओर रुद्र मीना के साथ तोरणपुर के कमर्शियल सेंटर व्यावसायिक केंद्र में गया और घूमने लगा। हालांकि रुद्र का घूमने का मूड नहीं था। आखिरकार उसका दिमाग प्रिया से भरा हुआ था। अगर रुद्र बाकी बची 3 हर्ब्स नहीं ढूंढ पाया तो उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगा। तभी मीना ने अपनी बड़ी बड़ी पानीदार आंखें झपकाई और रुद्र से धीरे से कहा, रुद्र, अनुपमा का आज रात तोरणपुर में एक कॉन्सर्ट है, क्या तुम जाकर देखना चाहोगे? इस समय मीना महसूस कर सकती थी कि रुद्र का मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो उसके लिए कुछ ढूंढना चाहती थी। जब रुद्र ने ये नाम सुना तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यह नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। मीना ने बात जारी रखी, बेशक अनुपमा अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है। पहले अनुपमा उतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले अनुपमा को कुछ बड़े ड्रामास मिले और अब वह देश की एक बड़ी स्टार बन गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि अनुपमा को एक बहुत शक्तिशाली बिग शॉट सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो इतनी बड़ी स्टार बन पाई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मैं अब भी अनुपमा को बहुत पसंद करती हूँ। वो खूबसूरत है और वो अच्छा गाती है। मीना अनुपमा की फैन लगती थी, इसलिए वो लगातार रुद्र से अनुपमा के बारे में बात कर रही थी। मीना की बातें सुनने के बाद रुद्र को आखिरकार एहसास हुआ कि ये बड़ी स्टार अनुपमा कौन है। उस समय जब रुद्र रिसोर्ट में था तो उसने एक सेलिब्रिटी को बचाया था। वह सेलिब्रिटी अनुपमा थी। रुद्र को आइडल्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि मीना सचमुच दिलचस्पी ले रही थी। इसलिए उसने धीरे से पूछा, क्या तुम उसे देखना चाहती हो? मीना ने जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जाऊं या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम जाना चाहते हो या नहीं। रुद्र मीना पर हंसा, वैसे भी हम दोनों के पास अभी कुछ करने को नहीं है, चलो जाकर देखते हैं। मीना ने खुशी से रुद्र से कहा, ठीक है, मैं अपनी दोस्त से अभी 2 टिकट्स खरीदने को कहती हूँ। उसके कॉन्सर्ट के टिकट खरीदना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक दोस्त को जानती हूँ जिसके पास उन्हें खरीदने का तरीका है। ठीक है, तो तुम ही संभालो। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। मीना ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी दोस्त को फोन करके 2 कॉन्सर्ट टिकट खरीद लिए। टिकट खरीदने के बाद उन्होंने टैक्सी ली और कॉन्सर्ट वाली जगह के लिए निकल गए। जब वे कॉन्सर्ट के लिए बने स्टेडियम पहुंचे तो रुद्र को एहसास हुआ कि अनुपमा की लोकप्रियता कितनी भयानक है। स्टेडियम का प्रवेश द्वार लोगों से खचाखच भरा था। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ इंसान ही इंसान थे, और तो और लगातार और भी लोग आए जा रहे थे। कितने सारे लोग हैं, वो हल्की आह भरे बिना नहीं रह पाया। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने लोग होंगे। मीना ने भी हैरानी जताई। फिर आगे बोली, अगर तुम्हें बहुत भीड़ लग रही है तो हम अभी वापस जा सकते हैं। जरूरत नहीं, जब आ ही गए हैं तो रुक कर देखते हैं। रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। शायद मीना के बेहद खूबसूरत होने की वजह से जब वह स्टेडियम पहुंची तो उसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा, और जब इन लोगों ने मीना के बगल में रुद्र को देखा तो सबके चेहरों पर असमंजस के भाव थे, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि मीना जैसी बेहतरीन सुंदरी रुद्र जैसे साधारण लड़के के साथ क्यों है। सामने की भीड़ को देखते हुए उसकी आंखों में लाचारी की एक झलक दिखी। सच कहूं तो उसे इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। आखिरकार अगर कोई खतरा हुआ तो उसे मीना की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मुश्किल होगी। इसके अलावा उसने भीड़ के बीच मार्शल आर्टिस्टों की उपस्थिति पर भी ध्यान दिया। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट मौजूद जरूर थे। अब जब उसकी ऑरा महसूस करने की क्षमता बहुत मजबूत थी तो इतने सारे लोगों के बीच भी वो मार्शल आर्टिस्टों की उपस्थिति महसूस कर सकता था। हालांकि वो उनकी सटीक जगह का पता नहीं लगा सकता था। उसने आसपास कई पुलिस अधिकारियों को घूमते हुए भी देखा। आखिरकार इतने सारे प्रशंसकों के आने से गड़बड़ी हो सकती थी, इसलिए पुलिस का मौजूद होना सामान्य था। मैंने सोचा नहीं था कि अनुपमा की लोकप्रियता इतनी ज्यादा होगी कि मार्शल आर्टिस्ट भी उसके कॉन्सर्ट में आ रहे हैं। उसने धीरे से आह भरी।
वह जानता था कि योद्धा सम्मेलन की वजह से न्यूटाउन में अभी कई मार्शल आर्टिस्ट थे। इन मार्शल आर्टिस्टों में से कुछ अनुपमा के प्रशंसक थे। उनका कॉन्सर्ट देखने आना सामान्य था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। रुद्र, अब हम अंदर जा सकते हैं। ठीक उसी पल मीना ने रुद्र को चिल्लाकर कहा, ठीक है। उसकी बात सुनकर उसने धीरे से सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे कॉन्सर्ट के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। चूंकि आज कॉन्सर्ट देखने बहुत लोग आ रहे थे, तो सिर्फ अंदर जाने में ही शायद 2 घंटे लग जाते। लेकिन मीना ने वीआईपी टिकट खरीदे थे, जिनसे न सिर्फ सीटें स्टेज के बहुत करीब थी, बल्कि वे जल्दी अंदर भी जा सकते थे। इसलिए उन्हें कतार में लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद वे स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए। स्टेडियम के अंदर आते ही मीना ने अपनी सीटें ढूंढी और सीधे बैठ गई। रुद्र और मीना जिस जगह बैठे थे वो काफी अच्छी थी, स्टेज के करीब, और वे बड़ी स्क्रीन की जरूरत के बिना भी स्टेज पर मौजूद लोगों को देख सकते थे। मेरा इंतजार करना, मैं शौचालय होकर आता हूं, रुद्र ने धीरे से मीना से कहा। ठीक है, जाओ। मीना ने रुद्र को देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। वह थोड़ा झिझका, फिर सीधे शौचालय की ओर चल दिया। अप्रत्याशित मुलाकात। कुछ मिनटों बाद वो शौचालय पहुंचा। चूंकि इस समय ज्यादा दर्शक अंदर नहीं आए थे, इसलिए शौचालय में भी ज्यादा लोग नहीं थे। हालांकि इससे पहले कि वह शौचालय में प्रवेश कर पाता, उसने पहले के मार्शल आर्टिस्टों के ऑरा को महसूस किया। वे वास्तव में शौचालय की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र के शौचालय पहुंचते ही मार्शल आर्टिस्टों का शौचालय की जगह पर पहुंचना निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। उसने पिछली रात रविंद्र और दूसरों के साथ हुई मुठभेड़ को याद किया और तुरंत शक किया कि ये लोग संभवतः मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज मीटिंग में भाग लेने वाले मार्शल आर्टिस्ट थे। वे लगातार उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। तो ये लोग मेरे लिए आए हैं, वो हल्की आह भरे बिना नहीं रह पाया और उसका चेहरा तनावग्रस्त होने लगा। आखिरकार उसके हाथ में सिर्फ 2 गोलियां बची थी और वो उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से मीना अभी भी वहां मौजूद थी, इसलिए वह जा नहीं सकता था। वह थोड़ा झिझका, पलट कर जाना चाहता था। आखिरकार शौचालय की जगह अपेक्षाकृत एकांत में थी, जो उन मार्शल आर्टिस्टों के लिए उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत उपयुक्त थी। हालांकि अगर वह भीड़ वाली जगह पर जाता तो वे लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आखिरकार इतने सारे लोगों के आसपास होने पर अगर उनमें 100 गुना ज्यादा हिम्मत भी होती तो वे रुद्र पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो पलट कर जाने वाला था, एक महिला अचानक उसकी ओर बढ़कर आई। महिला ने मोटे कपड़े पहने थे, चेहरे पर बड़ा धूप का चश्मा लगा रखा था और सिर पर डकबिल कैप थी। उसकी विशेषताएं पूरी तरह से छिपी हुई थी और यह देखना असंभव था कि वो कैसी दिखती है। जब महिला ने रुद्र को देखा तो वह सहज रूप से एक पल के लिए रुकी, फिर हैरानी में चिल्लाकर बोली, मिस्टर रुद्र, आप यहां क्या कर रहे हैं? यह आवाज सुनकर रुद्र तुरंत जान गया कि वह महिला कौन है। अनुपमा, रुद्र ने अटकल लगाते हुए पूछा। हाँ मिस्टर रुद्र, ये सच में आप हैं। वह जल्दी से धूप का चश्मा उतारा। उसका चेहरा उत्साह से भरा था और उसने रुद्र को पुकारा और उसने उसका नाजुक और सुंदर चेहरा देखा। उसका अंदाज स्पीचलेस था, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा से उसकी मुलाकात यहां होगी। और जब उसने उसे फिर से देखा तो उसका मन स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित हो गया। आखिरकार वो अच्छी तरह जानती थी कि आज उसकी सफलता पूरी तरह रुद्र के संपर्कों की वजह से थी। पिछली घटना के कारण मनोरंजन उद्योग के कई बड़े शॉट मानते थे कि रुद्र का अनुपमा के साथ नजदीकी संबंध है। ये लोग उसे खुश करने की पूरी कोशिश करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे भी खुश करने की पूरी कोशिश करते थे। हालांकि उसने कभी इस बात को माना नहीं, लेकिन उसने कभी मना भी नहीं किया। इसलिए अब जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा अवर्णनीय उत्साह से भरा था, साथ ही थोड़ी घबराहट भी थी। वो नहीं जानती थी कि रुद्र को इस बात का पता है कि वह इस मामले में उसका इस्तेमाल कर रही थी। क्या आज तुम्हारा कॉन्सर्ट नहीं है? तुम शौचालय की इस तरफ क्यों आए हो? रुद्र ने उससे पूछते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा।
उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। आज का कॉन्सर्ट असल में सिर्फ मेरी सोलो परफॉर्मेंस नहीं है। मुझसे पहले कुछ नए सिंगर्स भी होंगे, लेकिन कंपनी ने ऑडियंस को यह साफ नहीं बताया कि मैं आखिरी में आऊंगी, इसलिए कोई जल्दी नहीं है, अनुपमा ने रुद्र को समझाया। ओ, मैं समझा, रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। स्थापित कलाकार नए लोगों को सपोर्ट करते हैं और कंपनी मेरी लोकप्रियता का इस्तेमाल उन्हें प्रमोट करने के लिए करती है। जब तक मैं कंपनी के अनुबंध में हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने लाचारी से समझाया। फिर उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, मिस्टर रुद्र, लगता है हम दोनों के बारे में इंटरनेट पर बहुत अफवाहें फैल रही हैं। हमारे बारे में अफवाहें? उसकी बात सुनकर रुद्र एक पल के लिए ठिठका। उसके चेहरे पर कुछ उलझन थी और उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसका भाव देखकर अनुपमा तुरंत समझ गई कि उसने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, बात ऐसी है मिस्टर रुद्र, पिछली बार आपने रिसोर्ट में मेरी मदद की थी ना, इसीलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र तुरंत निःशब्द हो गया। उसने अभी मीना से ही सुना था कि अनुपमा को कोई अमीर व्यक्ति सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अफवाह में बताए गए उस अमीर व्यक्ति का नाम वही होगा। मिस्टर रुद्र, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। मैंने वो खबर नहीं फैलाई, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप गलतफहमी में नहीं आएंगे। रुद्र को गलतफहमी ना हो जाए, इस डर से अनुपमा ने जल्दी से फिर से समझाया, चिंता मत करो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं होगी। वैसे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है और जहां तक उन नेटिजन्स की बात है, उन्हें जो कहना है कहने दो, उसने भावहीन होकर जवाब दिया। इस वक्त वो महसूस कर सकता था कि वे योद्धा उसके और अनुपमा के करीब आ रहे थे। मिस्टर रुद्र, क्या आप यहां मिस बिंदिया और दूसरों के साथ आए थे? थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने धीमी आवाज में उससे पूछा। नहीं, मैं दूसरे दोस्तों के साथ आया हूं, उसने आसपास देखते हुए जवाब दिया। मौजूदा जगह काफी एकांत में थी और उसे लगा कि ये योद्धाओं के लिए हमला करने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है, इसलिए वो इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। मिस्टर रुद्र, क्या आप खास तौर पर मेरे कॉन्सर्ट में आए हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप यहाँ होंगे, उसने उत्साह से कहा। हाँ, मेरा एक दोस्त तुम्हारा फैन है और तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो तुम्हारा ऑटोग्राफ भी लेना चाहता है। तुम मेरे दोस्त से मिलोगी? रुद्र को आखिरकार उसे वहां से दूर ले जाने का एक बहाना मिल गया और उसने जल्दी से कहा, जरूर, चूंकि वो मिस्टर रुद्र का दोस्त है तो मैं जरूर मिलूंगी। मैं अभी आपके दोस्त से मिलने चलती हूँ और मैं आपके दोस्त के लिए एक बेहतर सीट भी व्यवस्थित अरेंज करवा सकती हूँ। अनुपमा जानती थी कि उसे ये सफलता रुद्र की मदद से मिली है, इसलिए वो रुद्र की बहुत आभारी थी। इसलिए उसने उसकी छोटी सी विनती को तुरंत मान लिया। अनुपमा को जाने के लिए सहमत देखकर रुद्र ने भी राहत की सांस ली। फिर वह तेज कदमों से आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर खड़े कुछ अधेड़ उम्र के आदमी रुद्र और अनुपमा पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने असल में इंतजार करने की योजना बनाई थी, जब लक्ष्य अकेला हो तब कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों लगातार बातचीत करते रहेंगे। अगर वे दोनों एक साथ होते तो ये उनकी योजना को प्रभावित कर सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रुद्र और अनुपमा के अलग होने तक इंतजार किया जाए और तब हमला किया जाए। हालांकि वे अभी भी साथ थे और कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे। अगर रुद्र और अनुपमा को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने दिया जाता तो उनके लिए कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होता। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अगर हमने ये मौका गवा दिया तो हमें हमला करने का इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दो युवकों ने अधेड़ उम्र के आदमी से फुसफुसाते हुए कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र और अनुपमा की आकृतियों को देखकर 2 सेकंड तक झिझका, फिर दांत भींचकर धीमी आवाज में कहा, कोई विकल्प नहीं, हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। ये कहने के बाद अधेड़ उम्र का आदमी सीधे एक कदम आगे बढ़ा और रुद्र और अनुपमा की तरफ तेजी से लपका। रुद्र स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि ये लोग बहुत तेज गति से उसके करीब आ रहे थे, इसलिए उसने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा।
हिम्मत मत करना। लेकिन इससे पहले कि वह कोई हरकत करता, उसने एक दहाड़ सुनी, और जब अधेड़ उम्र के आदमी और दो युवकों ने यह सुना तो वे सब एक पल के लिए जम गए। ठीक उसके बाद रुद्र ने देखा कि एक पोनीटेल वाली खूबसूरत लड़की बाहर निकलकर सीधे अधेड़ उम्र के आदमी की ओर झपटी। काम खराब हो गया, हमें देख लिया गया, तुम दोनों पहले भागो, अधेड़ उम्र के आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। दो युवक एक पल के लिए झिझके, फिर मुड़े और दूर की ओर भाग गए। चूंकि वहां सिर्फ एक ही लड़की थी, इसलिए उसने बाकी दोनों युवकों का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और अधेड़ उम्र के आदमी के साथ लड़ाई में उलझ गई। रुद्र ने लड़की पर एक नजर डाली। उसका रूप अच्छा था, ऊपर सफेद कमीज और नीचे डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे, और पैरों में एक जोड़ी कैनवस जूते थे जो बहुत कूल लग रही थी। लड़की की चालें बहुत तेज और पेशेवर थी। अधेड़ उम्र का आदमी असली योद्धा नहीं था, उसने बस मार्शल आर्ट्स की शुरुआत की थी। लेकिन इसके बावजूद अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत अभी भी बहुत जबरदस्त थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में लड़की खुद को कमजोर स्थिति में पा गई। क्या देख रहे हो? जल्दी करो और मिस अनुपमा को लेकर भागो। ये देखकर कि रुद्र पूरे समय तमाशा देख रहा था, लड़की ने खींच में चिल्लाया। असल में रुद्र ने मदद करने का इरादा किया था, लेकिन लड़की की बात सुनकर उसकी आंखों में लाचारी की एक झलक दिखाई दी और वह सीधे अनुपमा को लेकर आगे भागा। लड़की जानती थी कि वह अधेड़ उम्र के आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक पल झिझकने के बाद उसने अपनी हैंडगन निकाली और अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ 2 गोली चलाई। लड़की की हैंडगन में साइलेंसर लगा हुआ था और साथ ही ये जगह काफी एकांत में थी और ज्यादातर दर्शक अभी भी अंदर आ रहे थे, इसलिए ज्यादा लोग उन बंदूकों की आवाज नहीं सुन पाए। और अगर किसी ने सुनी भी होगी तो वे तुरंत उसे गोलीबारी से नहीं जोड़ पाए होंगे। अनुपमा गोली की आवाज सुनकर हैरान रह गई। उत्सुकता से उसने रुद्र की तरफ मुड़कर पूछा, मिस्टर रुद्र, वो महिला अभी कौन थी? उसने गोली क्यों चलाई? क्या वह महिला तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं है? रुद्र ने हैरानी से पूछा। नहीं, वो नहीं है, अनुपमा ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी बात सुनकर रुद्र तुरंत निःशब्द हो गया। उसने शुरुआत में सोचा था कि वह महिला अनुपमा की बॉडीगार्ड है। अगर वह अनुपमा की बॉडीगार्ड नहीं थी तो वह आगे क्यों आई और अनुपमा को बचाया? हालांकि रुद्र के पास इन समस्याओं के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। वह सिर्फ अनुपमा को खींचकर आगे भागता रहा। लेकिन उसी पल शौचालय की दिशा से 2 और गोलियों की आवाज सुनाई दी। पहले समय कम था, इसलिए उस महिला का निशाना ठीक नहीं लगा और दोनों गोलियां चूक गई। 2 गोलियों से सफलतापूर्वक बचने के बाद बीच की उम्र के उस आदमी ने भागने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह एक बार फिर महिला की तरफ दौड़ा। ये जानकर कि हैंडगन में सीमित गोलियां हैं, उस आदमी ने महसूस किया कि एक बार जब महिला का गोली बारूद खत्म हो जाएगा तो वो उस पर हावी हो सकता है। महिला को झिझकते देख उसे लगा कि ये कोई सही विकल्प नहीं है, इसलिए वो मुड़ी और शौचालय से बाहर की तरफ भागी। महिला को भागने की कोशिश करते देख बीच की उम्र का आदमी मुस्कुराया और तुरंत पीछा करने लगा। कुछ सेकंड बाद महिला रुद्र और अनुपमा के पास पहुंची। महिला के आने से चौंक कर अनुपमा के चेहरे पर आश्चर्य था। उसने उलझन भरे लहजे में महिला से पूछा, तुम हो कौन? इस समय अनुपमा के चेहरे पर अभी भी डर दिखाई दे रहा था। आखिरकार ये ऐसी स्थिति से उसकी पहली मुलाकात थी। खासकर जब महिला ने बंदूक चलाई तो रुद्र महसूस कर सकता था कि अनुपमा कांप रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। मिस अनुपमा, मैं एक अंडरकवर एजेंट हूं। बात यह है कि वो बीच की उम्र का आदमी एक हत्यारा है और वह आपको अगवा करने आया था। हमें पहले से जानकारी मिल गई थी और हम चुपके से आपकी सुरक्षा कर रहे थे। जल्दी से मेरे साथ इस जगह से निकल जाओ। अगर वो हत्यारा पीछा करते हुए यहां पहुंच गया तो आप खतरे में पड़ जाएंगी। अनुपमा को आगे खींचते हुए महिला ने घबराते हुए समझाया, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? उसने झिझक दिखाते हुए और माथे पर शिकन डालकर पूछा। ये मेरी पहचान पत्र है। महिला ने लाचारी से अपने दस्तावेज दिखाए।
महिला का पहचान पत्र देखने के बाद राहत महसूस करते हुए अनुपमा उसके साथ आगे बढ़ी। रुद्र उन दोनों के पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर हताशा का भाव था, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि वो बीच की उम्र का आदमी उसका नहीं बल्कि अनुपमा का पीछा कर रहा था। लगता है मैंने मामले को गलत समझा, उसने लाचारी से आह भरी। तुम वहां खड़े क्या हो? भागो। जब महिला ने देखा कि वह अभी भी टहल रहा है तो उसने हताश होकर चिल्लाया। महिला की बातों से चौंक कर वो अनुपमा और महिला का पीछा करते हुए आगे भागने लगा। हालांकि उसी पल वो बीच की उम्र का आदमी अचानक उनसे आ मिला और तेजी से अनुपमा की तरफ बढ़ा। सावधान मिस अनुपमा। महिला ने बीच की उम्र के आदमी को नजदीक आते देख अपनी हैंडगन निकाली और ट्रिगर दबा दिया। बैंग, एक दबी हुई आवाज। गोली फिर चूक गई। हालांकि गोली चूक गई, लेकिन इससे अनुपमा को कुछ समय मिल गया। पर अगले ही पल महिला ने देखा कि दो और युवा हत्यारे दूसरी दिशा से उसकी ओर दौड़ रहे थे और वे सभी उसी की तरफ निशाना साध रहे थे। अनुपमा की चिंता में भटककर अंडरकवर एजेंट ने युवा हत्यारों की दिशा में एक नजर डाली। यह स्पष्ट था कि बीच की उम्र के आदमी को ऐसे मामलों का अनुभव था। उसने उस पल का फायदा उठाया जब महिला का ध्यान भटका और उसकी कलाई पर लात मारी। बैंग, बीच की उम्र के आदमी ने बंदूक को महिला के हाथ से दूर फेंक दिया। अपनी हैंडगन खोकर उसने सबसे बड़ा सहारा खो दिया। ये खत्म हो गया। महिला मन ही मन आ भरने लगी। बीच की उम्र के आदमी और दो युवा हत्यारों के अनुपमा को घेर लेने से स्थिति निराशाजनक लग रही थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक युवा हत्यारा तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनुपमा की ओर दौड़ा। महिला अभी भी अनुपमा से कुछ दूरी पर थी, इसलिए अगर वो हस्तक्षेप करना भी चाहती तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने निराशा भरे भाव से अनुपमा को देखा, क्योंकि वह जानती थी कि उसका मिशन विफल हो गया है। उस पल अनुपमा के पास केवल रुद्र था और वह निश्चित रूप से उस युवा को नहीं रोक सकता था। महिला को इस समय बीच की उम्र के आदमी ने रोक रखा था। उस युवा के लिए अनुपमा को ले जाना तो बच्चों का खेल होता, लेकिन जैसे ही वो युवा अनुपमा पर वार करने वाला था, एक हाथ अचानक बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। ये कैसे संभव है? महिला ने रुद्र की जगह पर आंखें फाड़ कर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य भरा था, क्योंकि युवा की कलाई पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि अनुपमा के पास खड़ा रुद्र था। ये युवा सिर्फ एक साधारण हत्यारा था और बीच की उम्र के आदमी ने अभी अभी मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में कदम रखा था। इसलिए इन तीनों व्यक्तियों की ताकत रुद्र से कम थी। कोई दवा लिए बिना भी वो आसानी से इन तीनों से निपट सकता था। तुम, युवा की आंखों में गुस्से की एक झलक चमकी। बूम! रुद्र ने सीधे युवा की छाती पर घूंसा मारा। युवा ने एक दर्द भरी चीख निकाली और पीछे की ओर उछला, जोर से दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। एक पल के लिए हर कोई दंग रह गया। महिला पहले ही सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी और बीच की उम्र के आदमी ने सोचा था कि वो सफल हो गया है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा के पास एक और हत्यारा है। बीच की उम्र के आदमी ने रुद्र की जगह पर आंखें फाड़कर देखा। इस समय वो महसूस कर सकता था कि रुद्र का कौशल असाधारण था और वो शायद उससे भी आगे हो सकता है। क्या यह लड़का भी मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? ये कैसे संभव है? बीच की उम्र के आदमी की आंखों में हैरानी की एक झलक चमकी जब उसने रुद्र पर दबी आवाज में चिल्लाया, बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इसमें मत पड़ो। हमने इस महिला को ले जाने का फैसला कर लिया है। अगर तुमने दखल देने की हिम्मत की तो हमें बदतमीजी के लिए दोष मत देना। हम ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें तुम उकसा सको। मैं तुम्हें क्यों नहीं उकसा सकता? रुद्र मुस्कुराया और बीच की उम्र के आदमी से पूछा, हम तीनों घोस्ट शैडो के सदस्य हैं। अगर तुमने हमें रोका तो तुम घोस्ट शैडो से दुश्मनी मोल लोगे और हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बीच की उम्र के आदमी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। घोस्ट शैडो? बीच की उम्र के आदमी की बातें सुनकर रुद्र ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसका चेहरा उलझन से भरा था। क्या तुम घोस्ट शैडो के बारे में भी नहीं जानते? रुद्र का भाव देखकर बीच की उम्र के आदमी ने बेचैन लहजे में पूछा। मैं नहीं जानता।
रुद्र ने सीधे सिर हिला दिया। इस बीच जब बीच की उम्र का आदमी रुद्र से बात कर रहा था तो महिला झुकी और अपनी हैंडगन उठाने की कोशिश की, लेकिन बीच की उम्र के आदमी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और हैंडगन को लात मारकर दूर कर दिया। हैरानी की बात है कि तुम्हें गोस्ट शैडोज के बारे में भी नहीं पता। अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ी लाचारी से रुद्र को देखा। रुद्र ने पहेली भरे भाव से उस महिला को देखा और पूछा, क्या तुम्हें गोस्ट शैडोज के बारे में पता है? उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं पता। गोस्ट शैडोज देश की एक बहुत ही बदनाम हत्यारा संस्था है। वे हत्या और अपहरण के कामों में माहिर है। अब तक उन्होंने बेहद क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को मार डाला है। अफवाह है कि गोस्ट शैडोज से कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनसे उलझने का मतलब मृत्यु है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे गोस्ट शैडोज को शामिल करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। गुप्तचर सुंदरी गोस्ट शैडोज की क्षमताओं से वाकिफ थी, इसलिए जब वह बोल रही थी तो उसकी आवाज में तनाव था। ये बातें सुनकर रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह शायद बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वह मुसीबत में न फंसे। आखिरकार उसके आसपास पहले ही काफी परेशानियां थी। वो सही कह रही है, देश में ऐसा कोई नहीं जिसे गोस्ट शैडोज मार न सके, और हमारे संगठन में कई कुशल योद्धा हैं। इसलिए बच्चे, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने और यहां से चले जाने की सलाह देता हूं। हम इस पुलिसकर्मी को खत्म कर देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने हमारी मदद की। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ फायदे भी दे सकता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अधेड़ उम्र के आदमी को पता था कि इस समय रुद्र पर हमला करना सही नहीं होगा, इसलिए उसने उसे धमकाना बेहतर समझा। अधेड़ उम्र के आदमी की ये बातें सुनकर अनुपमा और गुप्तचर सुंदरी के चेहरे तनाव से भर गए। आखिरकार वे रुद्र से सिर्फ 2 बार मिली थी और उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह कैसे जवाब देगा। अगर वह ऐसे ही चले जाने का फैसला करता तो अनुपमा और गुप्तचर सुंदरी के लिए यह मौत जैसा होता। युवा, तुम क्या सोच रहे हो? ध्यान से सोचो। अगर तुम इस बार मेरी मदद करते हो तो तुम गोस्ट शैडोज के ऋणी हो जाओगे, और भविष्य में अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि रुद्र ने तुरंत विरोध नहीं किया तो वो खुश होकर चिल्लाया, मुझे बताओ कि अनुपमा को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? रुद्र ने अधेड़ उम्र के आदमी से बेरुखी से पूछा। क्या कहा तुमने? रुद्र की बात सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी रुक गया। मैंने कहा, मुझे बताओ कि अनुपमा को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? रुद्र ने शांत लहजे में दोहराया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारे सहयोग से पीछे हट रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने आंखें फाड़कर देखा। उसका चेहरा बेहद उत्तेजित था जब उसने रुद्र पर चिल्लाया, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? रुद्र ने शांत ढंग से पूछा, तुम कौन हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाई, कुछ उलझन में था। मैं रुद्र हूं। अगर तुमने ये नाम नहीं सुना है तो तुम गोस्ट शैडोज में अपने बॉस से मिस्टर रुद्र नाम के व्यक्ति के बारे में पूछ सकते हो। फिर वापस आकर मुझसे बात करना। रुद्र ने बिना किसी भावना के कहा। मिस्टर रुद्र। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में भ्रम की झलक आई जब उसने रुद्र को देखा, लेकिन अगले ही पल अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया। उसने हकलाते हुए रुद्र से पूछा, तुम मुंबई वाले मिस्टर रुद्र हो? हाँ, मैं ही हूं। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। अधेड़ उम्र का आदमी खुद एक हत्यारा था, इसलिए वो अंडरवर्ल्ड के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। उसने रुद्र के बारे में कुछ बातें सुनी थी, खासकर ये देखते हुए कि चारों प्रमुख प्रांतों के नेताओं ने भी उसे समर्पण कर दिया था। गोस्ट शैडोज कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसमें रुद्र जैसे व्यक्ति के खिलाफ जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। और गोस्ट शैडोज का मुख्यालय वास्तव में देवनगर में है, इसलिए वे रुद्र के प्रभाव से और भी सतर्क थे। मैंने मिस्टर रुद्र की फोटो देखी है और ये वास्तव में इसी व्यक्ति जैसा दिखता है। इस समय उस युवा हत्यारे ने हकलाते हुए अधेड़ उम्र के आदमी से कहा। यह समझने के बाद अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में डर की एक झलक आई। उसने जल्दी से रुद्र पर चिल्लाया,
मिस्टर रुद्र, मुझे वाकई अफसोस है। हमारा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद को हमारे स्तर तक नीचा नहीं करेंगे। हम अभी चले जाएंगे। गुप्तचर सुंदरी अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसके चेहरे पर जितना सदमा हो सकता था वह था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि गोस्ट शैडो के सदस्य कितने भयानक होते हैं। लेकिन अब सिर्फ एक नाम लेने भर से रुद्र के नाम का जिक्र होते ही अधेड़ उम्र के आदमी का रवैया इतनी तेजी से बदल रहा था। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। मिस्टर रुद्र कौन है? गुप्तचर सुंदरी ने अनजाने में रुद्र को देखा। उसका चेहरा पहेली से भरा था और रुद्र अधेड़ उम्र के आदमी की प्रतिक्रिया देखकर जान गया कि उसका अनुमान सही था। उसने पहले शौर्यवीर सिंह से गोस्ट शैडो संगठन का जिक्र सुना था, लेकिन क्योंकि यह बहुत पहले की बात थी, उसे उसकी याद नहीं थी। उसे अभी अचानक याद आया था, इसलिए उसने अपने नाम से इस अधेड़ उम्र के आदमी को डराने का फैसला किया। अगर यह काम कर जाता तो उसे काफी परेशानी से मुक्ति मिल जाती। अधेड़ उम्र के आदमी की प्रतिक्रिया ने उसकी अक्लों की पुष्टि कर दी। गोस्ट शैडो के सदस्य वास्तव में उसकी शक्ति से बहुत सतर्क थे। तुम अनुपमा के साथ क्या करना चाहते थे? रुद्र ने अधेड़ उम्र के आदमी से बेरुखी से पूछा। मिस्टर रुद्र, बात यह है, कुछ दिन पहले हमें मिस अनुपमा को अपहरण करने का मिशन मिला था। अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जवाब दिया। अच्छा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के आदमी ने आगे कहा, उन्होंने कहा था कि जब तक हम मिस अनुपमा का सफलतापूर्वक अपहरण कर लेते हैं, हमें 50 मिलियन मिलेंगे। अगर हम मिस अनुपमा को मार देते तो हमें सिर्फ 20 मिलियन मिलते। अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर अनुपमा ने अनजाने में एक ठंडी सांस ली। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष सिर्फ उसे अपहरण नहीं करना चाहता था, वे उसे मारना चाहते थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन इतना निर्दयी होगा और उसे इस तरह मारना चाहेगा। हालांकि इन वर्षों में उसके कई लोगों से झगड़े हुए थे, लेकिन इतनी गहरी दुश्मनी तो नहीं थी, है ना? अनुपमा को कौन मारना चाहता है? रुद्र ने अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी से पूछना जारी रखा। मिस्टर रुद्र, मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हम दूसरे पक्ष की पहचान का खुलासा नहीं कर सकते। अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र से हिचकिचाते हुए कहा। एक पल के हिचकिचाहट के बाद रुद्र ने शांति से कहा, ठीक है, हम ऐसा करेंगे। तो मुझे दूसरे पक्ष की पहचान बताओ और मैं तुम तीनों को जाने दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? रुद्र जानता था कि इन हत्यारों से निपटने का सबसे सरल तरीका उनसे बातचीत करना था। अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या आप अपना वादा निभाते हैं? रुद्र ने सिर हिलाया। बेशक मैं निभाता हूं। अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से समझाया। गायत्री नाम की एक औरत ने हमसे ये काम करने को कहा और उसने मिस अनुपमा के सफर का सारा ब्यौरा हमें दिया। अधेड़ उम्र के आदमी द्वारा लिया गया नाम सुनकर अनुपमा वहीं जमसी गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने चिल्लाकर अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, तुम बकवास कर रहे हो। गायत्री मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? अधेड़ उम्र के आदमी ने बोलते हुए अपना फोन निकाला। मुझे नहीं पता मिस अनुपमा क्यों, लेकिन मेरे पास मिस गायत्री के साथ बातचीत के फोन रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अनुपमा थोड़ी देर हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने अधेड़ उम्र के आदमी का फोन लिया और देखने के लिए सिर नीचे किया। उसने पाया कि कॉल रिकॉर्ड्स में दिखाया गया फोन नंबर सचमुच गायत्री का ही था। पल भर के लिए अनुपमा इस सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ लग रही थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र की ओर देखा और धीरे से पूछा, मिस्टर रुद्र, मैंने वो सब कह दिया जो मुझे कहना था। क्या अब हम जा सकते हैं? रुद्र ने सिर हिलाया। तुम जा सकते हो। ये सुनकर सादी वर्दी में मौजूद खूबसूरत महिला अधिकारी तुरंत चिल्लाई, ये लोग गोस्ट शैडो के किलर्स हैं, आप इन्हें जाने नहीं दे सकते। उसने सादी वर्दी में मौजूद खूबसूरत महिला अधिकारी को बिना किसी भाव के जवाब दिया। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर वे एम्प्लॉयर, नियोक्ता का नाम बता देंगे तो मैं उन्हें जाने दूंगा। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता।
इसलिए मैं अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। उसने अपनी बात जारी रखी। बेशक तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, अगर तुम उन्हें अरेस्ट करना चाहती हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारे मामलों में शामिल नहीं होऊंगा। वो इस सादी वर्दी वाली खूबसूरत महिला अधिकारी को नहीं जानता था, और चूंकि उसने अधेड़ उम्र के आदमी से पहले ही वादा कर दिया था, इसलिए वो कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। जब तक अनुपमा सुरक्षित है तब तक वह बाकी मामलों की चिंता नहीं करेगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र का आभार व्यक्त करते हुए चिल्लाया, शुक्रिया मिस्टर रुद्र। फिर वो मुड़ा और अपने आदमियों के साथ चला गया। अधेड़ उम्र के आदमी को जाते देख सादी वर्दी वाली खूबसूरत महिला अधिकारी ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका। रुद्र को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? ये मर्डरर्स हैं और तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हो। तुम उनके साथी हो, क्या तुम ये नहीं जानते? सादी वर्दी वाली खूबसूरत महिला अधिकारी का अपने प्रति रवैया देखकर रुद्र ने कुछ असंतुष्टि के साथ जवाब दिया, मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, मैं बस इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम खुद उनका पीछा कर सकती हो। सादी वर्दी वाली खूबसूरत महिला अधिकारी तुरंत निराश हो गई। तुम्हें क्या हो गया है? रुद्र ने सादी वर्दी वाली खूबसूरत महिला अधिकारी से धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ये मत भूलो, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं नहीं होता तो तुम मर चुकी होती। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं और तुम्हें मुझे कौमान का कोई हम नहीं है। उसकी बात सुनकर सादी वर्दी वाली खूबसूरत महिला अधिकारी पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने दखल नहीं दिया होता तो वो अधेड़ उम्र के आदमी के हाथों मर चुकी होती। सादी वर्दी वाली खूबसूरत महिला अधिकारी ने रुद्र पर चिल्लाया, मैं तुम्हें याद रखूंगी, बस तुम देखते रहना। फिर वो मुड़ी और जाने वाली थी। हालांकि 2 कदम चलने के बाद वो अचानक मुड़ी, रुद्र की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाकर कहा, मेरा नाम ज्योति है, बेहतर होगा कि तुम मुझे फिर कभी ना मिलो। रुद्र ने खूबसूरत महिला अधिकारी की ओर देखा और लाचारी से मुस्कुराया, ज्यादा कुछ नहीं कहा है। कुछ देर बाद खूबसूरत महिला अधिकारी आखिरकार चली गई। इस बीच वो वापस अनुपमा के पास गया और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसकी बात सुनकर अनुपमा ने धीरे से उसकी ओर देखा, फिर फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर रुद्र, आज आपकी मदद के लिए मैं सचमुच आभारी हूं। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं मर चुकी होती। उसने हल्के से जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। अनुपमा कड़वाहट से मुस्कुराई, ये दूसरी बार है जब आपने मेरी जान बचाई है। वैसे अधेड़ उम्र के आदमी ने जिस गायत्री का जिक्र किया वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। अनुपमा ने लाचारी से जवाब दिया, गायत्री मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी सबसे करीबी विश्वास पात्र है। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। हालांकि उसकी पॉपुलैरिटी मेरी जितनी नहीं है। उसने पल भर के लिए रुककर पूछा, क्या तुम दोनों के बीच पहले कुछ हुआ था? अनुपमा ने लाचारी भरे लहजे में कहा, हमारे बीच अच्छे रिश्ते हैं और पहले हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आता कि वो अब मुझे क्यों मारना चाहती है। मैं उसके लिए अच्छी रही हूं। उसे जो भी रिसोर्सेस सूट करते हैं मैंने उसे दिए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगी। ये सच है कि आप किसी इंसान को उसके दिखावट से जज नहीं कर सकते। रुद्र अनुपमा को देखते हुए चुप रहा। अनुपमा ने अपनी निराशा व्यक्त की, मैं उसके लिए इतनी अच्छी रही हूं, फिर भी वो मेरे खिलाफ क्यों हो गई? मुझे सच में समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करेगी। उसने उससे पूछा, ठीक है, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मामलों से बहुत वाकिफ नहीं हूं, इसलिए मैं आगे पूछताछ नहीं करूंगा। तुम आगे क्या करने की योजना बना रही हो? क्या तुम मेरी मदद चाहती हो? अनुपमा ने धीरे से सिर हिलाया, जरूरत नहीं है मिस्टर रुद्र, आपने पहले ही मेरी कई बार मदद की है, बाकी सब मैं खुद संभालूंगी। उसने धीरे से याद दिलाया, ठीक है, बस सावधान रहना। तुम्हारी पॉपुलैरिटी अब ज्यादा है, इसलिए यकीनन बहुत से लोग तुम पर नजर रखेंगे। बेहतर होगा कि अपने आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स रखो। अनुपमा ने रुद्र की ओर देखते हुए हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी बात जारी रखी,
मुझे पता है मिस्टर रुद्र, मुझे सच में अफसोस है। मैं अब आपके दोस्तों से मिलने के मूड में नहीं हूं। क्या मैं आप दोनों को किसी और समय रात के खाने पर इनवाइट कर सकती हूं? रुद्र ने लाचारी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर उसने पहल करते हुए अनुपमा को वापस बैकस्टेज रेस्ट एरिया तक पहुंचाया। अनुपमा को रेस्ट एरिया तक पहुंचाने के बाद रुद्र अकेले मीना के पास लौट आया। इस समय कॉन्सर्ट पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन स्टेडियम में मौजूद फैंस को थ्रिलिंग सीन के बारे में कोई अंदाजा नहीं था जो अभी अभी हुआ था। जब मीना ने रुद्र को लौटते हुए देखा तो उसने बेचैनी से पूछा, रुद्र, तुम अभी कहां चले गए थे? अब क्यों वापस आए हो? रुद्र ने मीना को हल्के से समझाया, मैं अभी एक दोस्त से मिला था, तो हमने थोड़ी देर बात की। मीना को हैरानी हुई, तुम्हारा तोरणपुर में कोई दोस्त है? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? क्या मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए? रुद्र मुस्कुराया और अपना ध्यान वापस स्टेज की ओर मोड़ लिया। अगर मैं तुमसे तोरणपुर में मिल सकता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं दूसरे लोगों से भी मिल सकता हूं। इस वक्त भी स्टेडियम में मौजूद फैंस का उत्साह कम नहीं हुआ था। आखिरकार वो सब आज सिर्फ अनुपमा के लिए ही तो आए थे। मगर पूरे 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब अनुपमा स्टेज पर नहीं आई, तो जाहिर सी बात है, फैंस नाराज तो होंगे ही। अनुपमा, अनुपमा, पता नहीं किसने शुरुआत की, लेकिन पूरे स्टेडियम में फैंस अनुपमा का नाम चिल्लाने लगे। मीना की आंखों में थोड़ी सी मायूसी झलक आई। उसने सिर घुमाकर दबी आवाज में कहा, ये लोग तो हद ही कर रहे हैं। कहा तो था कि अनुपमा का कॉन्सर्ट है, लेकिन इतनी देर इंतजार करने पर भी वो कहीं नजर नहीं आई। सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रुद्र को मीना का गुस्सा भरा चेहरा देखकर थोड़ी हंसी आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, हो सकता है आज तुम्हें अनुपमा न दिखे। रुद्र की बात सुनकर मीना एकदम से चौंक गई। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों? आज अनुपमा को कोई दिक्कत है, इसलिए शायद वो नहीं आ पाएंगी। अगर तुम उन्हें देखना चाहती हो तो शायद आज नहीं देख पाओगी। रुद्र ने हल्के से कहा, आपको कैसे पता? मजाक कर रहे हो क्या? मीना ने आंखें झपकाते हुए रुद्र से पूछा। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं जिस दोस्त से अभी अभी मिला था वो अनुपमा ही है। उसने मुझे खुद बताया था। रुद्र ने बड़े ही शांत तरीके से कहा। चूंकि मीना को रुद्र की असल पहचान पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए अब उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी।